रिपब्लिक भारत में हूं आपके साथ सृष्टि पांड्या और इस बुलेटिन में सहयोगी प्रियंका और सुमित मौजूद। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जो कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर में पुणे में संबोधित करने वाले हैं गृहमंत्री अमित शाह तमाम कार्यकर्ताओं को। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन इस वक्त लगातार जारी है और चुनावों से पहले आपको बता दें कि यहां पर बड़ी बैठक हो रही है। कुछ ही देर में कार्यकर्ताओं को अमित शाह संबोधित भी करने वाले हैं। क्या कुछ कहेंगे वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब मिशन महाराष्ट्र पर बीजेपी पूरी तरीके से जुट चुकी है और थोड़ी ही देर के बाद में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे अमित शाह। आने वाले चुनावों को लेकर क्या तैयारियां हैं और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किला फतेह करने को लेकर क्या बीजेपी की इस बार की रणनीति है, वो सब कुछ इसमें तय होगा। तो पुणे में महाराष्ट्र बीजेपी का अधिवेशन लगातार जारी है और थोड़ी ही देर के बाद में अमित शाह संबोधित करने वाले हैं तमाम कार्यकर्ताओं को लेकर, चुनावों को लेकर। तो देखिए, महाराष्ट्र में 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में तैयारियां जोरों पर की जा रही है। अगर महाविकास आघाड़ी की हम बात करें तो वो सीटों के बंटवारे में लगातार फंसी हुई है, तो वहीं बीजेपी कैसे अपनी सीटों को बढ़ाना है इस पर ध्यान दे रही है। ऐसे में लगातार मंथन भी चल रहा है, ठोस रणनीति के तहत काम भी हो रहा है। माना यह जा रहा है कि अमित शाह, जो कि पुणे में अधिवेशन में कार्यक्रम में मौजूद है, आज एक जीत का मजबूत और ठोस मंत्र कार्यकर्ताओं को दे सकते हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र में बीजेपी को झटका लगा, जिसकी भरपाई एमएलसी चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के साथ की। और अब इस साल होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए बीजेपी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इस साल अक्टूबर में कई राज्यों के समेत महाराष्ट्र में भी इलेक्शन है, लिहाजा बीजेपी ने अभी से कमर कस ली है। बीजेपी के लिए महाराष्ट्र कितना जरूरी है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अमित शाह 2 दिन के महाराष्ट्र के दौरे पर थे, जहां उन्होंने पुणे में एक अधिवेशन को न सिर्फ संबोधित किया, बल्कि कैडर बेस्ड पार्टी के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया। निश्चित तौर पर चुनाव की रणनीति तय है। लोगों को इन्वॉल्व करके, लोगों का इन्वॉल्वमेंट, जो भाजपा का कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है उनको साथ लेकर रणनीति जो हमने बनाई है उसको अमल में लाना, प्रोग्राम डिक्लेयर करना, आने वाले 2 महीनों का इमीडिएट जो प्रोग्राम है वो लोगों के सामने रोल आउट करना, ये उसका मतलब है। चुनाव जीतना अल्टीमेटली ये उसका मतलब है। पुणे में आयोजित बीजेपी के अधिवेशन में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र प्रभारी भूपेंद्र यादव और महाराष्ट्र सह प्रभारी अश्वनी वैष्णव शामिल हुए। इस अधिवेशन में लोकसभा चुनाव से सीख लेते हुए चुनाव की रणनीति पर मंथन किया गया। यहाँ से कार्यकर्ता जाएंगे तो चुनाव के लिए तैयार रहेंगे और फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों का सरकार महाराष्ट्र में लाएगी। भारतीय जनता पार्टी के पास लाखों नहीं करोड़ों कार्यकर्ता है। हम एक कार्डर बेस्ड पार्टी है और आज उस ऊर्जा को लेके जाएंगे और इस विजय संकल्प के बाद एक ऊर्जा लेके बाहर जाके वोट करेंगे, बाहर आएंगे और महायुति की जो सरकार है वो सफल रहेगी महाराष्ट्र प्रदेश में। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने महाराष्ट्र में निराशाजनक प्रदर्शन किया, जबकि इंडी गठबंधन तोड़फोड़ के बाद भी अच्छा कर गई। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में महायुति की बीजेपी ने 9, शिवसेना ने 7 और एनसीपी ने 1 सीट ही जीत पाई थी। तो वहीं महाविकास आघाड़ी की पार्टी कांग्रेस को 13, शिवसेना यूबीटी को 9 और एनसीपी शरद पवार को 8 सीटें मिली थी। अब अगर बात इस साल हुए विधान परिषद चुनाव की करें तो कुल 11 सीटों के लिए चुनाव लड़ा गया, जिसमें महायुति ने 9 सीटों पर जीत हासिल की। इसमें बीजेपी ने 5, शिवसेना 2 और एनसीपी ने 2 सीट पर जीत दर्ज की। तो वहीं महाअघाड़ी के खाते में सिर्फ 2 सीटें ही आ पाई। बीजेपी एमएलसी चुनाव के परिणामों को लेकर गदगद है और अब उसकी नजर 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों से बेहतर प्रदर्शन करने पर है। 2019 की बात करें तो बीजेपी ने 164 सीटों पर चुनाव लड़ा और 105 पर जीत हासिल की। वहीं शिवसेना ने 126 सीट पर लड़कर 56 पर जीत का परचम लहराया। एनसीपी के 121 में से 54 उम्मीदवार जीते। वहीं कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक था। कांग्रेस ने 147 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन सिर्फ 44 सीटों पर ही कैंडिडेट जीत पाए थे।
उधर लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद महाविकास अघाड़ी का कॉन्फिडेंस भी हाई है, लेकिन विधानसभा चुनाव में सीटों के लिए अभी से खींचतान शुरू हो गई है। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, किसको कितनी सीटें मिलनी चाहिए, ये एक बड़ा सवाल बन गया है। कांग्रेस से लेकर उद्धव ठाकरे और शरद पवार सभी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर दावा ठोक रहे हैं, लिहाजा इसका जहां महाविकास अघाड़ी को नुकसान भुगतना पड़ सकता है, तो वहीं महायुति को फायदा मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और संदीप सहयोगी इस खबर पर जहां जानकारी के साथ सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, क्योंकि लगातार मंथन हो रहा है और अब नतीजों पर आखिर कैसे उन्हें और बेहतर किया जाए, इसे लेकर खासतौर पर बीजेपी जो है वो मंथन करती हुई दिख रही है। किस तरीके की तैयारियां की जा रही हैं? सुमित, आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि तमाम जो महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने जो है सुबह से बयानबाजी जो है वो शुरू कर दी है। और अभी कुछ ही देर पहले देवेंद्र फडणवीस का भाषण जो है वो हुआ है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से 3 दलों की महायुति की सरकार है महाराष्ट्र में, और कई भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो अजीत पवार के आने से नाराज हैं, जिसको लेकर के देवेंद्र फडणवीस ने आज बयान दिया। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे जो है वो बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा से आते हैं और कहीं ना कहीं राजनीति में जो है बेहतरी को लेकर के, बेटरमेंट को लेकर के, आगे बढ़ने को लेकर के, प्रोग्रेसिव राजनीति करने को लेकर के जो है वो अजीत पवार को जो है वो लिया गया है महायुति में। और कहीं ना कहीं उन्होंने आह्वान किया है तमाम कार्यकर्ताओं से कि हम सबको एक महायुति, एक संगठन के तौर पर काम करना पड़ेगा। इसके अलावा एक तीखा हमला जो है शरद पवार, उद्धव ठाकरे और नाना पटोले पर जो है देवेंद्र फडणवीस ने किया है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में मराठा वर्सेस ओबीसी आरक्षण का मुद्दा जो है वो गरमा रहा है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं तीनों का नाम लेकर के बाकायदा जो है देवेंद्र फडणवीस ने सीधा सीधा वार किया है शरद पवार, उद्धव और नाना पटोले पर, और ये पूछा है कि आपका क्या स्टैंड है मराठा रिजर्वेशन को लेकर के। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं डबल स्टैंडर्ड्स जो है ये तीनों ही विरोधी दल के हैं। एक प्रकार से जिस तरीके से नैरेटिव जो है बीजेपी के खिलाफ सेट किया जा रहा था, उसको लेकर के कहीं एक बड़ा चैलेंज है। उस नैरेटिव को आखिर कैसे आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी चेंज करती है। संदीप, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात कर लेते हैं मॉनसून सत्र की, जिससे पहले सर्वदलीय बैठक यहां पर बुलाई गई। और सर्वदलीय बैठक में जिस तरीके का बड़ा फैसला योगी सरकार की तरफ से लिया गया, कावड़ रूट पर तमाम दुकानदारों के नाम डिस्प्ले को लेकर ये जो है वो छाया रहा है। जो दल हैं, खासतौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि यह फैसला जो है लोगों के बीच में वैमनस्य पैदा यहां पर करेगा, इस फैसले को वापस यहां पर लिया जाना चाहिए। बाकी दल भी अपने अपने मसलों को लेकर अपनी बात उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कावड़ पर क्या इस बार संग्राम सदन में देखने को मिलेगा, जिसमें मॉनसून सत्र को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से इस बुलाई गई बैठक में विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को संविधान विरोधी बताया है और इसे वापस लेने की मांग की है। विपक्ष ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। उसमें यह संकेत कहीं ना कहीं मिल रहे हैं कि कल से शुरू होने वाले संसद के इस मॉनसून सत्र में हंगामा होने के पूरी तरह से आसार हैं। वहीं अगर उत्तर प्रदेश में सहयोगी दलों की बात की जाए, आरएलडी लगातार इस पर अब सवाल उठा रही है। जयंत चौधरी कह रहे हैं कि ये जो आदेश है ये आनन फानन में लिया गया है, इस पर विचार सरकार को करना चाहिए। एनसीपी अपनी आपत्ति दर्ज करा चुकी है और एनसीपी ने भी कहा था कि इस पर विचार करने की कहीं ना कहीं जरूरत है।